नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और जिक्र एक बार फिर से चुनावी माहौल का, यानी कि 2024 का जो चुनावी माहौल है वो लगातार हर एक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो कोशिशें होती हुई नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो अगर मायावती का जिक्र किया जाए तो राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं और ये बात उन्होंने साबित भी कर दी है। सत्ता और अपनी खोई हुई साख को दोबारा से पाने के लिए मायावती इस लोकसभा चुनाव में हर दांव पेच आजमा रही हैं। हर क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए चुन चुनकर उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार रही हैं, जिससे मुस्लिम, यादव और दलितों को साधा जा रहा है। मायावती के इस दांव ने बीजेपी और इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। जितनी हैरान समाजवादी पार्टी है उतने ही परेशान बीजेपी के नेता भी हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चिंता में थी और अब वही हाल बीजेपी का भी है। आखिर बीएसपी का हाथी किसे कुचलने चला है? रहस्य गहराता जा रहा है। हफ्ते भर में बहन जी ने यूपी का राजनीतिक गुणा और गणित बदल दिया है। मायावती ने बीजेपी को जोर का झटका बड़े आहिस्ते से दिया है। बीएसपी ने श्रीकला सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया। वो जेल में बंद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी हैं और श्रीकला अभी जौनपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने इस बार यहां मुंबई से लाकर कृपाशंकर और सिंह को टिकट दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कृपाशंकर मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी ने यहां से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है और एक जमाने में वो मायावती के आंख कान होते थे। कृपाशंकर की तरह ही धनंजय भी ठाकुर बिरादरी से हैं। मतलब साफ है कि बीएसपी इस चुनाव में बीजेपी का वोट काटेगी और वैसे भी बीजेपी जौनपुर में पिछले चुनाव में हार गई थी। मायावती ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। श्रीकला को चुनावी मैदान में उतारकर हफ्ते भर में ही मायावती ने अखिलेश यादव और कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और इन दोनों ही पार्टियों के नेता बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। और इसके पीछे तर्क ये था कि मायावती इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रही हैं। शुरुआत में बीएसपी ने पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए। सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी ने माजिद अली को टिकट दे दिया और करीब 42% वोटर मुसलमान हैं। जब मायावती यहां प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने इंडिया गठबंधन पर ही मुस्लिम वोटों के बंटवारे का आरोप लगा दिया। पिछले चुनाव में बीएसपी ने सहारनपुर की सीट जीत ली थी और तब एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। मुस्लिम वोट लेने के लिए मायावती ने अब नया दांव चल दिया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचिवीरा को दे दिया। ये एक अलग जो दर्द है वो निकलकर सामने आ रहा है। बीएसपी ने इरफान सैनी को उम्मीदवार बनाया है और 47% मुस्लिम वोटर है। अब बीएसपी चीफ मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों की असली नेता तो वही हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार दे दिए हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। और सीधे चर्चा में वापस लौटेंगे। सीधे रुक करते हैं गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जम्मू में पैर रखते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो याद कर कि हमारी पार्टी के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यही बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त हो गई। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। भाइयों बहनों, गगन को छू। और श्यामा प्रसाद जी ने जो बलिदान दिया,
प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन को आज परवान चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूरे देश को ढेर सारे फायदे हुए। हर गरीब को घर मिला, शौचालय मिला, नल से जल मिला, 5 किलो अनाज हर गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, 5 लाख तक का इलाज मिला, सभी जगह मिला। देश का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। परंतु नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे, पथराव होता था। तो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने वापस से चुनावी माहौल में लौटते हैं। 2024 का जो दिलचस्प मुकाबला है, यानी कि कहा जा रहा था एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी को माना जा रहा था कि ये एक देखा जाए कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक चाहे अल्पसंख्यक का कार्ड हो और जिस तरीके से 11 प्रत्याशियों के लिस्ट जो उसका ऐलान किया, तो उससे ये लग रहा है कि एक सूझबूझ के साथ वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और उसी रणनीति के साथ राजनीति करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जौनपुर सीट को लेकर चर्चा करते हैं। पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता नीरज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं नीरज शर्मा जी से। नीरज शर्मा जी, क्योंकि अगर जौनपुर सीट को लेकर कहा जाए, पिछली बार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सभी को पता है क्या कुछ रही, लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा है श्रीकला को, बीजेपी से कृपा शंकर सिंह चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, और यहां पर समाजवादी पार्टी यानी कि बाबूलाल कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस स्थिति में देख पा रही है? ऐसा है, मैं आपको बता दूं, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है जी। ये मुकाबला तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो पूर्व में स्थिति थी, आज की स्थिति क्या है, आप कई चुनाव आपने देखे होंगे, उससे पहले भी देखे होंगे। आज उत्तर प्रदेश में आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीत रहे हैं। जौनपुर की बात नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले को आप ले लीजिए, अच्छी बात हमारे है। जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनका किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रत्याशियों को पूर्ण तरीके से मिल चुका है। ये आशीर्वाद जो मिला है वो सुशासन से मिला है, हमें योगी जी की, माननीय मोदी जी की मेहनत से मिला है। जो उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां थी वो आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला कहाँ है? हम तो इनको कोई मुकाबले में नहीं समझते। मैं आपके दावे से कह सकता हूँ, इन दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी डीपी यादव जी, ऐसा लग रहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि हर एक, चाहे हम हिंदू और मुस्लिम अल्पसंख्यक का जिक्र करें या यादव वोट बैंक का जिक्र करें, और हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर वो प्रत्याशी का ऐलान कर रही हैं। तो इससे कोई डर या ऐसा लगता है कि हाँ चुनौती है बीएसपी सुप्रीमो से? आदेश शुक्ला जी, माफ कीजिएगा, डीपी यादव जी।
ठीक है अब मतलब नीरज हो गया शर्मा जी। सुशासन का। हमको मुस्लिम भाई भी वोट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो मुस्लिम बहन है जो 3 तलाक का हमने काम किया है, हम उनको राशन दे रहे हैं। हम जाति और धर्म देख के राशन नहीं दे रहे हैं, हम सबको राशन दे रहे हैं। सारी योजनाएं हर वर्ग को मिल रही है, हर धर्म को मिल रही है। हम किसी का कोई ऐसा ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ मुस्लिम और यादव से कोई मतलब नहीं है। अब ठीक जातवाद बात। नहीं चलेगा। इन पार्टियों ने जातवाद की राजनीति की है और राजनीति ठीक है नीरज शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है परिवारवाद की राजनीति विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जातिवाद की राजनीति विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, धर्म की राजनीति विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? जनता पार्टी में कहाँ है परिवारवाद? मान लीजिए आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, कितने लोग सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है, आपका वापस से रुख करते हैं नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी वापस से आपका रुख करते हैं, आदेश शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं और साथ ही डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी का रुख करेंगे, इसके बाद आदेश जी का रुख करेंगे। डीपी यादव जी, क्या लगता है जिस तरीके से जौनपुर से बीएसपी सुप्रीमो ने टिकट प्रत्याशी उतारा है, यहाँ पर तो मुझे त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन वो बात अलग है कि नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। जी देखिए सोनिया, निश्चित रूप से 2024 के चुनाव की बचती है और चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता दल में है, भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 सालों से सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी को दबा देना है, जनता के बीच बताना है कि भारतीय जनता पार्टी। आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है डीपी यादव जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी खामी नजर आ रही है। जी एक बार वापस से अपनी बात को दोहराएं। जी जी सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। जी तो मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है, तो भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बातें कर रही है। अब जमीन हकीकत धरातल की सच्चाई क्या है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इनके कैबिनेट मंत्री जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं और उसी प्रकार से चिकित्सा माफियाओं के ठगी के शिकार होते हैं, वो भी राजधानी लखनऊ में। शायद इनको पता नहीं है 4 दिन में 4 लाख कभी आया और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाकर के अपनी शिकायत करते हैं, फिर भी अभी उन चिकित्सा माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही शिक्षा माफियाओं का है। उत्तर प्रदेश में नया सत्र शुरू होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दबाव उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। कोई भी आदेश को मानने को तैयार नहीं है, अभिभावकों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से लोगों को ठगने का किया है? उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने। आज 20 करोड़ नौकरियां कहां दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? ये बताएंगे? महंगाई कम करने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, आज महंगाई चरम पर आ रही है। आज ही पेपर में दिया है पिछले 3 महीने में थोक महंगाई दर सबसे ज्यादा है। तो ये शायद पढ़ते लिखते तो है नहीं, कुछ जनता के बीच तो ये लोग रहते नहीं है। उसके बाद से प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, रुपया लगातार गिरा है, प्रधानमंत्री की उम्र को लांग गया है। अब कितना प्रधानमंत्री को उम्र को क्रॉस कर दिया, अब तो लगभग 85 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। तो ये इस बारे में बातें नहीं करेंगे। देखिए जमीनी हकीकत ये है सोनी जी कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हार रही है। समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी और फिर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से कैंडिडेट उतार रही हैं चुनावी मैदान में, तो डरने की जरूरत किससे है? देखिए कितनी तैयारी समाजवादी पार्टी की? मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ सोनी जी, लेकिन आज जनता के दुख दर्द में कितने है जनता की आवाज आपने कितने मतलब जोरदार तरीके से जमीन पर उठाई, ये भी मायने रखता है चुनाव में। और समाजवादी पार्टी लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता की आवाज को उठाने का काम किया है। ठीक है। आदेश शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आदेश शुक्ला जी, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, आपने देखा, हालांकि जौनपुर में जिस तरीके से उम्मीदवार घोषित किया गया श्रीकला सिंह को, और साथ ही बीएसपी ने मैनपुरी से भी उम्मीदवार बदला, आपने देखा होगा, बलिया से भी यादव कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा गया। तो ये जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, और जिस तरीके से अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो है परिवारवाद नहीं है, विकास के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को भरोसा है, विश्वास है,
क्या कुछ देख पा रहे हैं? टोनी जी, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, ये तो एक उत्सव का माहौल है। बिल्कुल। दूसरी इसमें सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि अगर जौनपुर सीट की एक बात करें तो जौनपुर सीट बीजेपी के खाते में नहीं थी पिछली बिल्कुल। बार, मुझे लगता है। दूसरी बात सीधी सी ये है कि बीएसपी ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी, एक दो नहीं जीती थी, 10 सीटें जीती थी जब उनका गठबंधन सपा के और आरएलडी के साथ। तो बीएसपी की सीटों पे और जो इन्होंने आज प्रत्याशी दिया है वो वहां का लोकल प्रत्याशी है। बिल्कुल। अगर आप उनकी बात समझिए तो वहां पे धनंजय सिंह का एक रुतबा है, धनंजय सिंह एक पैसे वाले व्यक्ति हैं, थोड़े बहुत उनका एक समाज में भी एक अच्छा है, और वो बेल्ट भी थोड़ी सी जिस जाति को दिया गया है उस जाति को प्रभावित भी करती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी ने भी उसी जात को लेकर आधार बनाकर वोट दिया है। लेकिन कृपा शंकर सिंह की अगर बात करी जाए तो कृपा शंकर सिंह लंबे समय से बॉम्बे में रह रहे थे, लंबे समय से बॉम्बे की राजनीति करी, लंबे समय से उन्होंने जो है वहां गृहमंत्री रहे। उसके बाद तो बॉम्बे में मुंबई में उनका ठीक ठाक टच है, लेकिन वो आते जाते हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, सारी बातें ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं उन पर पल्ला जो है थोड़ा सा चुनाव एक अच्छा चुनाव हो रहा है। जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कहीं चुनाव दिख ही नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में कहीं चुनाव दिख ही नहीं रहा। इस तरीके की चीज पे अगर आप आएंगे तो जौनपुर की एक सीट ऐसी है जहां पे आपको पूरा चुनाव दिखता हुआ नजर आएगा। आप जैसा शुरुआत में कह रही थी त्रिकोणीय लड़ाई है, वाकई में त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार जो जौनपुर में अपना पत्ता खोला है और बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि बाबू सिंह कुशवाहा एक लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, मायावती के साथ रहे हैं, उनका आना जाना लगा रहा, उनके ऊपर सीबीआई वगैरह भी हुई, लेकिन उन्होंने भी अपना एक जन विचार मंच बनाया, मंच के तहत भी वो आज आदेश जी, जहां तक देखा जाए लोकल कैंडिडेट को लोग जो जनता है या सामाजिक परिदृश्य कहीं ना कहीं देखा जाए लोकल तवज्जो कैंडिडेट, देती है। बीजेपी ने इस बार फाइटर कैंडिडेट दिया है और बीएसपी ने इस बार जो है लोकल कैंडिडेट दिया है। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी जो है पिछली बार 10 सीटें जीती थी लोकसभा में। बीएसपी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बीएसपी और एसपी का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी को 4 ही 5 सीटों पर एक समझौता करना पड़ गया। समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे ऐसे ही नहीं लिया जा सकता। एक बात समझिएगा, सिंपैथी वोट बैंक जो होगा वो भी कहीं ना कहीं श्रीकला उसको बिल्कुल समय इजाजत नहीं देता आदेश जी की चर्चा को आगे बढ़ाएं, उत्तराखंड का रुख करना होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीधे उत्तराखंड का रुख करते हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कि भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बने, ये पहला अवसर होगा। कल रामनवमी आ रही है, भगवान अपना जन्मदिन अब टेंट में नहीं मनाएंगे, अब भगवान राम अपना जन्मदिन अपने महल में मनाएंगे। ये अवसर भी हमको, इस अवसर का साक्षी बनने का ये सौभाग्य भी हमको मोदी जी के कारण मिला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम आपकी सरकार ने किए हैं, आप सब जानते हैं। चाहे समान नागरिक संहिता की बात, आज हम जहां समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में भी उसका संकल्प लिया गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। एक तरफ हम कह रहे हैं सबके लिए समान कानून होना चाहिए, हमारी महिलाओं के उत्थान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी समृद्धि होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए। भाई कहाँ ये तुष्टीकरण जो देश की आजादी के बाद से वोट बैंक की राजनीति जो हमेशा करते रहे, उससे पीछा इनका नहीं छूट रहा। भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि ये वही कांग्रेस है क्या जिसने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है, 60 साल तक देश की सत्ता पर काबिज रही है। आखिर क्या हो गया है? आज समान नागरिक संहिता की ओर देश आगे बढ़ चुका है, समान अधिकारों के लिए देश आगे बढ़ चुका है, सबको इस देश में आगे आने का अवसर प्राप्त हो चुका है। भाइयों बहनों, और कांग्रेस वही, अभी अनिल जी कह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव आता है तो कहते हैं उत्तराखंड के अंदर
हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सरकार में आते हैं तो कहते हैं शुक्रवार के दिन नमाज होगी और नमाज की छुट्टी होनी चाहिए। हम अतिक्रमण हटाते हैं तो हमसे कहते हैं ये धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करना क्या अधर्म है क्या? बताइए आप। धर्म का काम है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना कोई अधर्म है क्या? हम धर्म का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम धर्मांतरण न हो इसके लिए कठोर कानून ला रहे हैं, हम दंगा न हो प्रदेश के अंदर, हम दंगा रोधी कानून ला रहे हैं, महिलाओं को हम 30% का आरक्षण दे रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। बार बार ऐसे मुद्दों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं जिन पर सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। हम लोग ताल ठोक के कह सकते हैं, कोई मुद्दा अगर हो, आप जो भी कहेंगे हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। कोई तथ्य दीजिए, साक्ष्य दीजिए, हम सब पर कहेंगे। लेकिन केवल वोटों के लिए राजनीति करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है भाइयों बहनों। हमने हमारी मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी नौकरियों में दिया है भाइयों बहनों। ये सारे कानून आज हम प्रदेश के हित में ला रहे हैं। एक नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक की चिंता, हर वर्ग के कल्याण की हमने योजनाएं शुरू की हैं। लखपति दीदी योजना, महालक्ष्मी योजना, उत्तराखंड आयुष्मान योजना, वृद्धा किसान पेंशन योजना, गरीब परिवारों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। होम स्टे योजना ला रहे हैं। आज उद्यान के क्षेत्र में जगह जगह पूरे राज्य के अंदर 20,000 पॉली हाउस बनाने का हमने अभियान शुरू किया हुआ है। कीवी मिशन, सेब एप्पल मिशन, कीवी मिशन, दालचीनी मिशन, तिमरू मिशन, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य हुए हैं यहाँ। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के लिए भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। आपके क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से 100 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य अभी गतिमान है। ओली से गौरचू तक रोपवे का निर्माण कार्य भी गतिमान है। बहुत सारे ऐसे पर्वतीय गांव हैं जहां आजादी के बाद पहली बार सड़क पहुंचाने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी ने किया है। यहाँ क्षेत्र में जब विधायक थे, ऐसे सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक ऑल वेदर सड़कों का काम अभी भी तेजी से चल रहा है। जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की धनराशि से विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान 500 करोड़ रुपए की धनराशि से किया जा रहा है। पोखरी में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए भी 3.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक स्वीकृत की जा चुकी है। ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं भाइयों बहनों, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पार्टियां जो केवल आज आपके पास वोटों के लिए आ रहे हैं, उनके पास सिर्फ भ्रष्टाचार है और परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है भाइयों बहनों। अब चुनाव आ गया है तो कई भ्रष्टाचारी पार्टियां देश के अंदर मिलकर आप गठबंधन बना रही हैं। ये इंडी गठबंधन कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है। ये जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और सनातन विरोधियों का एक गिरोह बन गया है। ये गठबंधन नहीं है, ये एक गिरोह हो गया है जो केवल और केवल अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मोदी जी के खिलाफ एक गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है कि राहुल गांधी जिस पार्टी के हमारे यहाँ भी उम्मीदवार खड़े हैं, राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि राहुल गांधी कॉमेडी तो अच्छी कर लेते हैं पर जन सेवा के गुण उनके अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो अपने नादान राजकुमार से आगे बढ़ ही नहीं रही है भाइयों बहनों। उत्तराखंड में भी तो सीएम धामी को सुन पा रहे थे। उत्तराखंड के सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसी के साथ चुनावी माहौल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।